बाय द वे चाबी कहाँ है गाड़ी की? ये है ना, ये तो आपके हाथ में घड़ी है। बेसिकली एक रिक्वेस्ट सेंसर है। अगर आप इसको पहने हुए हैं और आप इसके पास हैं तो आप ये रिक्वेस्ट सेंसर दबा के इसको गाड़ी को अनलॉक किया। मेरी उंगली पूरी नहीं जा रही है। ये आपका अम्ब्रेला होल्डर है। इंडियन ब्रांड की पहली गाड़ी है जिसको ग्लोबल एनकैप रेटिंग की 5 स्टार मिली थी। इसको इस तरीके से बनाया गया है कि कैसा भी इम्पैक्ट लग जाए सामने से, इंजन जो है वो कैबिन के अंदर नहीं आएगा। कैबिन एकदम सेफ है, बिल्कुल थकान नहीं होती है। मजे की बात है कि मतलब आपको फील ही नहीं होता कि आप इतना लंबा गाड़ी चला रहे हैं। सेफ्टी के फीचर ऐसे है कि पहली बात, इसको आप दुनिया में कहीं भी हो और गाड़ी आपकी दुनिया में भी कहीं भी हो, आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं यहाँ से। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में जिसका नाम मैजिशियन मोटर्स। आज फिर से लाए नई अनोखी और एक बहुत ही अद्भुत वीडियो। हमारे साथ है मिस्टर अरिंदम जी, जो कि प्राउड ओनर हैं। ये बताइए कौन सी गाड़ी है? ये टाटा नेक्सॉन XZA+ ऑप्शनल मॉडल में आती थी। ये जब मैंने लिया था 2020 की मॉडल है, ये 2020 में लिया था। और ये XZA+ ऑप्शनल पेट्रोल मॉडल है। उस टाइम की जो टॉप मॉडल आती थी वो है। तो आज इस गाड़ी को हम लोग कंप्लीट रिव्यू करेंगे कि क्यों लिया जाए टाटा की गाड़ी, क्यों ना लिया जाए। बहुत से लोग यूज़ कार में भी लेना चाहते हैं, तो आज मिस्टर अरिंदम इस बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे। आइए चलते हैं, आपको इस पूरी चीज़ों की, इस पूरी गाड़ी की जानकारी देते हैं। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स, मिस्टर अरिंदम हम लोगों को बताएंगे इस गाड़ी के बारे में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये 2020 में ली गई थी। AMT ऑप्शनल मॉडल था ये। XZA+ पेट्रोल वेरिएंट में आती है ये। 2020 में मैंने ली थी, तो इस अक्टूबर में इसको 4 साल हो जाएंगे गाड़ी को। और ऑलमोस्ट 50,000 मैंने चला दी है। बाकी चूँकि ये पुराना मॉडल है और पहले इसका ये सेकंड जनरेशन टाटा नेक्सॉन है, तो थोड़ा बहुत इसमें अपग्रेड्स हो चुके हैं अभी तक। अभी अगर आप लेने जाएंगे टाटा नेक्सॉन तो अभी आपको इसका भी फेसलिफ्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनल मेरा ओपिनियन आप मांगेंगे तो मुझे ये वेरिएंट ज़्यादा अच्छा लगता है, और उसके कई सारे कारण हैं। बाकी डिज़ाइन वाइज अगर आप देखें तो इम्पैक्ट 2 डिज़ाइन से इसको बनाया गया था। बहुत ही सेफ़ गाड़ी है, बहुत अच्छा इसका स्टील का जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा है। अभी वीडियो के माध्यम से तो मैं शायद नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन अगर आपको कभी इसकी स्टील का आपको अंदाज़ा लेना हो तो सिर्फ बोनेट खोल के देखिएगा। मेरी गारंटी, आप एक हाथ से नहीं उठा पाएंगे इसको। मैं आपको बता रहा था इसके हैवीनेस के बारे में, तो ये अच्छी खासी भारी है। मतलब अगर आप आवाज़ अगर देखें तो आपको उसी में समझ में आ जाएगा कि क्या मटेरियल है। ये सिर्फ यहाँ नहीं, अगर आप ड्राइवर सीट भी अगर खोलते हैं तो उसमें भी ऐसी ही आवाज़ आती है। मैं आपको एक बार खोल के बंद करा के दिखाता हूँ। ये हल्का सा खोला और इतना भारी है कि मुझे बंद करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो थड है गाड़ी का, ये आपको उसी में समझ में आ जाता है कि गाड़ी कितनी भारी है और कितना अच्छा स्टील यूज़ हुआ है। अब रही बात माइलेज की, क्योंकि लोग सोचते हैं कि भारी गाड़ी है तो माइलेज कम आएगा, तो मैं इसको एवरीडे चलाता हूँ और सिटी में ये करीब 14 से 15 का एवरेज दे देती है। और हाईवे पे मैंने इसको 24 का एवरेज निकाला हुआ है, और ये पेट्रोल गाड़ी है। और जैसा कि मैंने बताया था, ये AMT है, ये ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है। तो सिंपल शब्दों में बोलूँ तो ये एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गाड़ी है, लेकिन इसकी थोड़ी और टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैं आपको थोड़ी देर में बता सकता हूँ। तो ये डिज़ाइन है। बाकी अगर आप देखेंगे इसमें सनरूफ भी दिया हुआ है। तो कुछ लोगों को जिनको सनरूफ का थोड़ा मन रहता है या सनरूफ की थोड़ी इच्छा रहती है, तो ये काफ़ी अच्छा सनरूफ बड़े साइज़ का दिया हुआ है। एक बात बहुत अच्छी जो आपको यहाँ पे मिलेगी देखने को, वो आपको इसको 209 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो कि एक नॉर्मली गाड़ियों में नहीं दिखाई देता आपको। ये 209 mm का मतलब आपको समझाता हूँ। अगर मैं आपको ऐसे बता दूँ, मैं बहुत ऑफ-रोडिंग भी करते रहता हूँ, काफ़ी बाहर भी जाते रहता हूँ, लेकिन आज तक मेरी गाड़ी नीचे कभी टच नहीं हुई है। तो अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। इंडियन रोड्स में ये बहुत अच्छा आपको वो मिलता है। प्लस अगर आप ये टायर देखेंगे तो ये 16 इंच का टायर है। ये भी एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। काफ़ी बढ़िया इसका रोड पे जो एक ग्रिप है, जो आपको स्टेबिलिटी है वो अच्छी मिलती है, क्योंकि 215 mm की जो चौड़ाई रहती है वो है। प्लस ये अलॉय व्हील्स दिए हुए हैं, बहुत शानदार लगती है ये देखने में। मुझे पर्सनली अलॉय व्हील्स बहुत, क्रोम फिनिश पे अलॉय व्हील्स बहुत पसंद है, तो वो है। और बाकी डिज़ाइन वाइज ये काफ़ी बढ़िया है। अगर आपको मैं एक चीज़ और दिखा दूं जो एक बहुत अच्छी चीज़ है इसकी, ये बूट स्पेस इसका बहुत अच्छा दिया हुआ है। अच्छा खासा बूट स्पेस है।
और इसको आप बहुत अच्छे से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं इसके यूटिलिटी वाला जो वॉल्ट है वो यहाँ पे है। स्टेपनी जो है वो नॉन एलॉय है, और स्टेपनी का जो व्हील है वो थोड़ा पतला व्हील है, और वो इसलिए किया गया है ताकि आपको बूट स्पेस ज़्यादा दी जा सके। तो ये एक ड्रॉबैक है, या कह लीजिए फीचर है, वो एक इसमें है। बाकी 4 साल से चलाते हुए अगर मुझे आप सेटिस्फैक्शन पूछेंगे इस गाड़ी के लिए, तो मैं 100% नहीं 200% सेटिस्फाइड हूँ इस गाड़ी से। और बहुत बेहतरीन गाड़ी है ये, बहुत बेहतरीन गाड़ी है ये। तो इसमें छोटे छोटे कुछ 2-3 फीचर्स हैं जो अब तो फेसलिफ्ट में और अच्छा आने लगा है, लेकिन अगर कोई सेकंड हैंड लेना चाहता है तो उसके लिए भी मैं बता दूं। एक तो ये DRL का स्टाइल है वो अच्छा हो गया है, प्रोजेक्टर हेडलाइंस दे देते हैं इस पर, क्रोम फिनिश का ग्रिल आ जाता है आपका, और ऑटो फोल्डिंग आपके रियर व्यू मिरर आ जाते हैं। ये जो हेडलैम्प्स हैं वो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हैं, और आपके ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको मिल जाते हैं इसमें। रूफ रेल्स के साथ आती है, शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा आपको। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये आपको इस गाड़ी में, इस वाले वेरिएंट पे आपको मिलेंगे। एक चीज़ आपको बता दूं, जो DRL है इसी में इंडिकेटर भी है। अगर आप मिड वेरिएंट से ऊपर का अगर लेते हैं तो इसी में आपको इंडिकेटर भी मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपका इंडिकेटर का भी काम करता है, तो अलग से इंडिकेटर के लिए स्पेस देने की ज़रूरत नहीं, नीचे फॉग लैंप्स आ जाते हैं आपके। तो आइए सर, अब आप हमको गाड़ी के अंदर ले चलिए, अब अंदर की भी कुछ खूबियाँ बताइए। तो भाई द चाबी कहाँ है गाड़ी की? ये है ना, ये तो आपके हाथ में घड़ी है। नहीं ये घड़ी नहीं है, ये अगर आप पास में आके देखें तो इसमें नेक्सॉन लिखा हुआ है। तो ये इसके साथ ऑप्शनल एक चीज़ है कि आप ले सकते हैं। तो चूंकि ये टॉप मॉडल आ रही थी तो उस टाइम पे फ्री दे रहे थे, मुझे पता नहीं अगर इसका चार्ज अब लेते हो तो। बेसिकली एक रिक्वेस्ट सेंसर है, अगर आप इसको पहने हुए हैं और आप इसके पास हैं तो आप ये रिक्वेस्ट सेंसर दबा के इसको गाड़ी का अनलॉक। इट मीन्स आप गाड़ी की चाबी घर में छोड़ के आए हुए हैं? यस, आप गाड़ी की चाबी अभी मैं लेके नहीं आया हूँ, यही है, और मैं इसको पहन के। तो क्या ये वॉच वाटर प्रूफ भी है? वाटर प्रूफ तो नहीं बोलूंगा, स्विमिंग पूल में नहीं, लेकिन शावर के नीचे अगर थोड़ा बहुत आपका हाथ वाथ धोने में भीग जाए तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप लोअर टी शर्ट में अगर घर से आ रहे हैं, हाँ, और इसको हाथ में पहने हैं तो आपकी जेब से कुछ गिरेगा नहीं? नहीं, बिल्कुल, ये सबसे अच्छी चीज़ है। सही बात है। आइए चलते हैं गाड़ी के अंदर। चलिए हम लोग आ गए हैं गाड़ी के अंदर। तो ये स्टार्ट स्टॉप, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप है। हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो इंजन नॉइज़, अगर कुछ लोग बोलते हैं इंजन नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, आपको सुनाई दे रहा है, ये तब है जब AC चल रहा है। अगर मैं AC बंद कर दूंगा तो थोड़ा और शायद कम हो जाएगा। अभी रिसेंटली सर्विस भी हुई है, तो उसके बाद ये आपकी नॉर्मली ऐसी इतनी आवाज़ रहती है AC में। बाकी डिज़ाइन वाइज की बात करूं तो ये फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आ जाता है। चूँकि ये टॉप मॉडल थी तो इसके साथ हमारा लेदर फिनिश के साथ ही आया है। इसमें इस तरफ हमारे जो ऑडियो कंट्रोल्स हैं वो आ जाते हैं। तो इस बटन से आप मोड्स चेंज कर सकते हैं, अपने ब्लूटूथ का मोड कर सकते हैं और रेडियो कर सकते हैं, ये सारे हो सकते हैं। वॉल्यूम अप डाउन यहाँ से हो जाता है, ट्रैक चेंज यहाँ से हो जाता है। इससे कॉल लेना या छोड़ना हो सकता है, और इसी में हमारे वॉइस कमांड्स भी आ जाते हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। इधर आपका क्रूज़ कंट्रोल की सारी सुविधाएँ आ जाती हैं। तो अगर आप क्रूज़ कंट्रोल के बारे में जिनको नहीं पता, मैं बता दूं कि बहुत लंबी दूरी तक अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और एक ही स्पीड मेंटेन करके आप चलाना चाहते हैं, तब क्रूज़ कंट्रोल आपको ज़्यादा काम का आता है। तो अगर कुछ लोग सोचते हैं कि ये सेफ़ नहीं है, तो बिल्कुल सेफ़ है। 4 साल से मैं खुद चला रहा हूँ, बहुत यूज़ करता हूँ। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये AMT गियर बॉक्स के साथ आता है। तो इसमें क्लच नहीं है। अगर मैं सीट अपनी थोड़ी पीछे कर लेता हूँ तो अगर आप देख पाएंगे, क्लच नहीं है, केवल एक्सीलरेटर और ब्रेक है। क्लच यहाँ पे है नहीं, उसके लिए एक डेड पेडल दिया हुआ है, और सिर्फ ब्रेक और एक्सीलरेटर से आप अपना गाड़ी को चला सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों की ड्राइव पे अभी आप देख रहे हैं, सबसे अच्छी बात जो मुझे इस गाड़ी में लगती है वो है इसकी कमांडिंग पोजीशन में आप बैठ जाते हैं, आपको पूरी रोड आगे तक दिखाई देती है। बहुत अच्छा हाइट का मैं एक एवरेज हाइटेड, मेरी हाइट 5 फुट 9 इंच है, तो उस हाइट पे मैं अच्छा खासा एक डिस्टेंस देख पाता हूँ। रही बात इस स्टीयरिंग की, तो इसमें टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है, तो टिल्ट हो जाएगा, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ है। एक चीज़ बहुत अच्छी आप देख पा रहे होंगे, अगर ध्यान से देखें एकदम बीच में जहाँ पे तो ब्लू से सिटी लिखा हुआ है, ये एक्चुअली मोड्स हैं, और इसमें कुछ अलग अलग मोड्स होते हैं। जैसे ये अभी चल रहा है सिटी पे, अभी इसको हम करेंगे स्पोर्ट्स मोड पे। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ये इकोनॉमी हो गया। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ये स्पोर्ट्स मोड हो गया। तो ये स्पोर्ट मोड पे तो गाड़ी
70-80 पे चल रही Economy है, drive हाँ, mode बट मालूम नहीं चल activated. रहा है गाड़ी की स्पीड 70-80 है। ये सस्पेंशन इसका इतना बेहतरीन है कि आपको कोई छोटे मोटे गड्ढे तो पता ही नहीं चलेंगे। और मैं जनरली सिटी पे या स्पोर्ट पे नहीं चलाता हूँ, ऑब्वियसली मैं चलाता हूँ इकोनॉमी पे, और उससे मैं बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो निकाल पाता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था पहले भी, करीब 14 से 15 की एवरेज मैं निकाल लेता हूँ अगर मैं कायदे से चलाऊँ तो। अगर मैं नॉर्मली भी चला रहा हूँ तो 13 से 14 तो मैं ले ही आता हूँ सिटी में, और मेरी सिटी की ड्राइविंग ज़्यादा होती है। और हाईवे पे करीब 24 तक की मैंने विद एसी निकाली हुई है। क्या 24 की माइलेज ये निकाल पेट्रोल में? हाँ दे जी, देती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं अभी रिसेंटली कानपुर तक चला के गया था, और मैं अभी नोएडा में हूँ, और नोएडा से कानपुर करीब ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर्स के आसपास पड़ता है। एक्सप्रेस वे पे आपको बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग करनी नहीं पड़ती, उसका एक बेनिफिट मिल जाता है। और 24 की एवरेज मैंने निकाली थी, और ये टैंक टू टैंक देखा था मैंने। बहुत बढ़िया एवरेज है एक पेट्रोल गाड़ी के लिए। डीजल में और भी अच्छी होती है, बट मैं पर्सनली डीजल थोड़ी कम चलाता हूँ, ये अपनी अपनी पसंद की बात है। लेकिन हाँ, पेट्रोल में अच्छी खासी एवरेज मुझे मिल जाती है। और अभी गाड़ी इको मोड पे चल रही है, और आप देख सकते हैं, लोग समझते हैं कि पिकअप शायद कम होगा या कैसा होगा। पिकअप अच्छी खासी पिकअप आप देख सकते हैं। मैं अभी 50, हमने 60 हिट कर दिया है, और 70। और आप अगर देख सकते हैं, मैंने ये चौकी ऑटोमेटिक है, ये अपने आप गियर चेंज कर रही है, 6वें गियर पे पहुंच चुकी है। आपको कोई भी झटका पता नहीं चला होगा। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि AMT लेने से झटके लगते हैं गियर चेंज होने पे। गियर अभी 5 पे हुआ है, आपको बिल्कुल भी इसमें कोई आपको डिफरेंस नहीं समझ में यानी आएगा। बहुत स्मूथ है इसका गियर चेंजिंग। हाँ जी। ये जो नया वाला ये आई है नेक्सॉन, उसका म्यूजिक सिस्टम आपको पसंद नहीं? हाँ, उसका रीजन क्या उसका म्यूजिक सिस्टम में एक बहुत बड़ी खामी है। आज की डेट में कंपनी उसको फीचर बोल के बेच रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ड्रॉबैक है, ना कि एक फीचर है। ड्रॉबैक इसलिए है क्योंकि देखिए क्या होता है कि ये गाड़ी मैं 4 साल से चला रहा हूँ। मुझे इस गाड़ी में कौन सा बटन कहाँ है ये देखने के लिए नज़र हटाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि यहाँ से तीसरा बटन जो है ये फॉग लैम्प का है, और इस समय मैंने हाथ हटाया तो आप देखिए फॉग लैम्प बटन पे मेरा उंगली है। मुझे नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है। गियर के पास भी गियर के पास भी है, और ये सारी चीज़ें हैं। अगर मुझे म्यूज़िक सिस्टम में कुछ भी करना है तो उसके लिए भी बटन्स हैं मेरे पास। मुझे टच की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अगर AC के वेंट्स में कोई चीज़ें चेंज करनी है वो यहाँ पे दिया हुआ है। मुझे अगर म्यूज़िक सिस्टम का वॉल्यूम अप डाउन करना है तो यहाँ पे भी है, इधर भी दिया हुआ है। तो मेरे पास ये सारी चीज़ें यहीं पे मौजूद है। लेकिन अभी जो नया वाला है ये सारे बटन्स हटा दिए हैं, सब कुछ टच स्क्रीन के अंदर आ गया है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे टच में कुछ भी करना है तो मुझे स्क्रीन की तरफ देखना पड़ेगा, नज़र हटानी पड़ेगी, स्क्रीन देखना पड़ेगा, और ये अपने आप में एक सिक्योरिटी रिस्क है। कंसंट्रेशन भी बिगड़ता है। कंसंट्रेशन बिगड़ता है। अच्छा, ड्रॉबैक्स की बात करें तो जैसे इसमें ऑटो डिमिंग नहीं है। ऑटो डिमिंग इसमें नहीं है, इसमें टेलीस्कोपिक नहीं है। इसमें जो एंड्रॉयड ऑटो दिया हुआ है या एप्पल कारप्ले दिया हुआ है वो वायर्ड है। आप देख रहे होंगे वायर लगी हुई है यहाँ पे। ये वायर साथ में नहीं आती है, वायर मैंने लगाई। अगर अपनी फ़ोन कनेक्ट करनी है तो आपको वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो का ऑप्शन मिलता है। एंड्रॉयड ऑटो नॉर्मल अच्छा काम करता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। कुछ चीज़ें जो नहीं हैं, जो नॉर्मली लोग देखते हैं, वायरलेस चार्जर वगैरह, ये सब चीज़ें नहीं हैं। सेफ्टी फीचर्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। 2 एयर बैग्स आपको बेस मॉडल से मिल जाते हैं इसमें। ABS, EBS, आपको हिल होल्ड, बेसिक आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी वाली जो फीचर्स होते हैं वो सारी आपको इस गाड़ी में मिलेगी। और ये भी ऐसा नहीं है कि टॉप मॉडल में मिलेगी, ये बेस मॉडल से आपको मिलने लग जाती है। इस गाड़ी की बात करें तो कितने एयर बैग हैं इसमें? इसमें 2 एयर बैग है, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो बेस मॉडल से ही आपको 2 एयर बैग्स मिलते हैं। अब अगर आप लेने जाएंगे तो अब शायद 4 या 6 एयर बैग्स वाले भी मॉडल्स आ गए हैं नेक्सॉन में ही, तो आपको वो एक बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप नए वाले फीचर में जाते हैं। एक फीचर्स आप बता रहे थे सेफ्टी की, इंजन केबिन में नहीं आएगा। हाँ, उसके राइट। एंड ग्लोबल एनकैप की क्या रेटिंग थी उस टाइम? पहली गाड़ी थी जो ग्लोबल 5 स्टार हाँ, अच्छा याद दिलाया आपने। ग्लोबल एनकैप रेटिंग इसको 5 स्टार की मिली हुई है। अब तो ये खैर कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है क्योंकि बहुत समय से है इसके पास। और बड़ी बात ये है, इंडियन ब्रांड की पहली गाड़ी है जिसको एनकैप, ग्लोबल एनकैप रेटिंग की 5 स्टार मिली थी। इसको इस तरीके से बनाया गया है कि कैसा भी इम्पैक्ट लग जाए सामने से, इंजन जो है वो कैबिन के अंदर नहीं आएगा, कैबिन एकदम सेफ है। और इसको प्रूव करने के लिए आप YouTube पे जाके नेक्सॉन एक्सीडेंट्स लिख के आप ढूंढ के देख लीजिए, और आपको समझ में आ जाएगा कि नेक्सॉन कितनी अच्छी एक सिक्योरिटी को लेके कितनी अच्छी उस पर काम किया गया है, और वो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। सनरूफ की बात करें तो सनरूफ
सनरूफ देखिए, सनरूफ ये है साइज़, आप शायद ऐसे पता कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, मैं अब चाहे तो मैं खोल भी देता हूँ। सनरूफ ठीक ठाक साइज़ है सनरूफ का, और अच्छा मतलब यूटिलिटी वाइज अगर आप बोलोगे तो ठीक है। अगर आप सर्दियों में आप इसको खोलना चाहते हैं तो एक अच्छी चीज़ है। अगर आप गाड़ी से फोटोग्राफी वगैरह करने का शौक है तो वो भी अच्छी चीज़ है। लेकिन आप मेरी पर्सनल राय पूछेंगे तो बहुत काम की चीज़ नहीं है, खास करके इंडिया में, क्योंकि बाहर के देशों में क्या होता है, वो ठंडी जगहें होती है, तो वहाँ पे सनरूफ का जो कॉन्सेप्ट ही यही है कि गाड़ी को गर्म रखा जाए सनलाइट के थ्रू। तो इंडिया में गर्मी की कमी तो है नहीं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं थी। बट हाँ, एक फीचर है कि बहुत ज़्यादा अगर कोई यूज़ की बात आप कहें तो नहीं, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। ये एक्सप्रेस कूल इसमें लिखा हुआ है, ये क्या फीचर हाँ, है? ये एक अच्छा फीचर है। अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म है और आप एकदम से जल्दी से ठंडा करना चाहते हैं तो घड़ी देख के 5 मिनट के अंदर आपकी गाड़ी पूरी ठंडी हो जाएगी। अगर मैं इसको ऑन करूँगा, आप देखेंगे अपने आप जो मेरा वाला जो विंडो है वो नीचे चला जाएगा और एक्सप्रेस कूलिंग ऑन हो जाएगा। ये देखिए, Express cooling on. अभी चूंकि गाड़ी ऑलरेडी ठंडी है, ये अपने आप नीचे नहीं गई, लेकिन आप स्टे पोजीशन में रखेंगे तो गाड़ी का शीशा अपने आप डाउन हो जाता है। ये वाला शीशा डाउन हो जाएगा। आप चाहें तो साथ में सनरूफ है तो सनरूफ भी खोल दीजिए, वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। लेकिन अब आप देखेंगे इसका एक्सप्रेस कूल ऑन हो गया है। ये बहुत देर तक बहुत सारी ठंडी हवा छोड़ता रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्रेस कूल, और ये इतना ठंडा इतनी जल्दी कर देगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आप इतनी गर्म गाड़ी में बैठे थे थोड़ी देर पहले तक। तो ये एक अच्छा फीचर है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें वॉइस कमांड्स का भी एक ऑप्शन है। तो जैसे 2-3 चीज़ें हो सकती हैं, बट 2 चीज़ें मैं दिखाता हूँ। अभी जैसे एसी टेम्परेचर आप 25 पे देख रहे हैं, सेट एसी टेम्परेचर टू 16। Sure. Setting AC temperature to 16. तो ये एक हो सकता है। आप किसी को कॉल लगाना चाहते हैं, अब जैसे मैं मम्मी को फ़ोन करता हूँ, कॉल माँ, तो आप ऐसे कॉल भी लगा सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं जो वॉइस कमांड से भी हो जाते हैं। एक इसमें और चीज़ है, अगर आपने एप्पल कनेक्ट या एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट अगर आपने लगा रखा है तो आप इसी बटन से और इस बटन से होता है, इसी बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप गूगल असिस्टेंट का भी हेल्प ले सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देखेंगे तो इसमें सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ। ये तो आपका इंजन का टेम्परेचर हो गया, आरपीएम उधर हो गया। इस कॉर्नर पे जो है आपको दिख रहा है टायर्स में हवा कितनी है, ठीक है। टाइम दिखा रहा है, अभी न्यूट्रल है तो एन दिखाएगा। ये स्पीडोमीटर हो गया। ये आपको एवरेज इतना डिस्टेंस अभी चल जाएगी, डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है, और कितना किलोमीटर चल चुकी है, और एवरेज जो है वो 13.3 का एवरेज दिखा रही है। अब अगर आप स्पेस की बात करें तो देखिए, मैंने बताया था मेरी 5'9" हाइट है, और ठीक ठाक हेड स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है, इतना कोई इशू कभी हुआ नहीं मुझे। और आगे सीट में भी मेरे को अच्छा खासा एक इतनी लेग रूम यहाँ दी हुई है। अगर मैं पूरा पीछे कर लूँ तो अच्छा खासा एक करीब इतना आपको लेग स्पेस अच्छी खासी मिल जाती है। और अगर मैं रिक्लाइनिंग की बात करूं तो रिक्लाइनिंग अच्छी खासी रिक्लाइन हो सकती है। ये ऑलमोस्ट फ्लैट रिक्लाइन हो सकता है। सीट ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो कुछ लोग जिनकी हाइट छोटी है वो सोचते हैं कि शायद एसयूवी लेने से मेरे को दिक्कत होगी, तो नहीं होगी। आप अगर सीट पर मैं ऐसे करूं तो आप देखिएगा सीट ऊपर आ रही है। ये फुल वो हो गया, आप देख रहे होंगे, फिर भी हेड स्पेस है थोड़ा बहुत। लेकिन अब क्या है, मैं पूरा आगे तक देख पा रहा हूँ, मुझे पूरी बाहर तक दिखाई दे रही है, जहाँ तक मुझे बोनेट दिखाई दे सकता है। बाकी इसको लोएस्ट पे अगर करूँ, एक एवरेज हाइट का बंदा आराम से बैठ के भी लोएस्ट हाइट पे कर सकता है। ये इलेक्ट्रिकल नहीं है, कुछ गाड़ियों में आजकल इलेक्ट्रिकल आने लगा है। मेरे ख्याल से अब शायद फेसलिफ्ट नेक्सॉन में भी इलेक्ट्रिकल दे दिया है इन्होंने। ये चीज़ आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, बटन से हो जाता है। तो ये है। बाकी स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारी स्पेस आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपका एक चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, और साथ में USB का वो है। 3.5 mm जैक का स्पेस नहीं है, लेकिन अगर आप इस जगह को देखें, ये हैंड रेस्ट है, इसको अगर मैं खोल दूँ तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी खासी स्पेस आपको मिल जाती है, जहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। तो एक एवरेज फ़ोन का अगर मैं दिखाऊँ तो अच्छी खासी एक स्पेस है इसमें, आप कुछ भी अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कप होल्डर टाइप के भी बने हुए हैं। तो अगर आपके बड़े ग्लासेस हैं
तो आप वो यहाँ पे लगा सकते हैं। Cooled कप है? होल्डर ये कूल्ड नहीं है। कूल्ड जो जगह है वो ये है, ग्लव बॉक्स। जो ग्लव बॉक्स है। मैं ये सारा सामान निकाल देता हूँ तो आप देख पाएंगे यहाँ पे एक छोटा सा एक वेंट जैसा बना हुआ है, वो गोल वाला देख रहे हैं, उससे एसी का कूलिंग आती रहती है। तो अगर आपको कुछ भी सामान रखना है ये रखेंगे तो ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है। ये ट्रे जो है ये बाहर आ जाती है, ये चाहे तो आप ट्रे हटा सकते हैं और ये आपका स्पेस जो है वो बढ़ जाता है। तो कभी कभी जब मैं फैमिली के साथ ट्रैवल करता हूँ तो ये स्पेस मेरी यूज़ हो जाती है। सो ये आपका चिल ट्रे की तरह काम कर सकती है। और दिखा दूँ, इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है। यहाँ पे ये जो स्पेस आप देख पा रहे हैं, ये करीब अच्छी खासी करीब इतनी स्पेस आ जाती है, मेरी उंगली पूरी नहीं जा रही है। ये आपका अम्ब्रेला होल्डर है। तो यहाँ पे अम्ब्रेला अगर आप रखना चाहते हैं, छोटा अम्ब्रेला यूँ करके अंदर आप पहुँच सकते हैं और ये काफ़ी काम का आता है, खास करके बरसात में। और रही बात इस स्पेस की, तो अगर आप देखें इसमें अच्छी खासी इसमें स्पेस है। एक बड़ी 1 लीटर की और छोटी 3-4 बॉटल्स, इसमें करीब छोटे बड़े मिला के 3 बॉटल्स तक आप डाल सकते हैं। ये पीछे भी है, अगर आप पीछे की भी स्पेस देखेंगे तो इसमें भी ठीक ठाक स्पेस दिया हुआ है। अम्ब्रेला होल्डर सिर्फ आगे दोनों तरफ दिया हुआ है। कुछ लोगों को लगता है कि ये पीछे से इसका हेडरूम थोड़ा कम है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये जो आगे वाली सीट है ये पूरी पीछे है, ठीक है, इसमें और पीछे होने का स्पेस नहीं है। इसके बाद अगर मैं बैठता हूँ तो भी मेरे पास एक करीब इतनी लेग रूम है। और ये तो कवर है, कवर से भी अंदर है, मतलब ये काफ़ी और जगह है इसमें भी। और मेरे बैठने के बाद भी आप अगर देखो करीब इतनी हेड स्पेस अभी भी मेरे ऊपर बच रही है। और इसका जो सीटिंग जो इसका स्पेस है, इतना स्पेस है कि मेरे जैसे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं और कंफर्टेबली बैठा हूँ। बीच में यहाँ पे एसी वेंट्स आ जाते हैं यहाँ पे। बस एक ड्रॉबैक है कि इसमें कोई एसी वेंट के साथ इसमें कम ज़्यादा करने का ऑप्शन नहीं है, ये सिर्फ वेंट दिया हुआ है। जितना तेज़ आपका फ़ैन स्पीड रहेगा उतना ही तेज़ हवा आएगी। एक चीज़ जो अच्छी है यहाँ पे, आप अगर देखेंगे कई गाड़ियों में नहीं होता, ये पीछे चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है। तो सर ओवर एंड ऑल इतने आपने लगभग 3.5-4 साल इस गाड़ी को चला लिए, तो इनकी आफ्टर सेल्स एंड सर्विस कैसी लगी? देखिए सच कहूँ तो टाटा वैसे तो काफ़ी बदनाम है, टाटा मोटर्स की सर्विस, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर डिपेंड करता है। अब जैसे मैं नोएडा में रहता हूँ, मैंने सेक्टर 5 वाले सागर मोटर से गाड़ी ली भी थी और वहीं से सर्विस भी कराता हूँ। मुझे एज सच कोई बहुत ज़्यादा इशू कभी आया नहीं। इनफैक्ट एक मेरी गाड़ी में एक एक्सीडेंट हुआ था, पीछे ये वाला दरवाज़ा पूरा डैमेज हो गया था, ये पूरा रिपेयर हुआ है, ये शीशा चेंज हुआ है, ये रिपेयर हुआ है, ये मतलब ये चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है, ये पूरा चेंज हुआ है, ये पूरा पैनल चेंज हुआ है। और आप देख पा रहे होंगे कि पूरी गाड़ी के साथ आप कलर मैचिंग कहिए, कलर फिनिशिंग कहिए, आपको कहीं भी ऐसा देख के नहीं लगेगा कि कुछ इसमें चेंजेस हुए हैं। सो ये एक मैं बोलूँगा कि ये क्वालिटी अच्छी है सर्विस की, और मुझे खुद सर्विस क्वालिटी में ऐसा कोई बहुत शिकायत नहीं। अच्छा, इसकी पेड सर्विस कितने में होती है? आप एक मोटा मोटा मान के चलिए, अगर कोई बहुत चेंजेस नहीं कराने, बहुत पार्ट्स नहीं चेंज होने हैं, बहुत कोई ख़राब नहीं हुआ है, तो 8 से 10 हज़ार तक का आपको खर्चा है। सिर्फ मोबिल एयर फिल्टर, मोबिल फिल्टर की बात करें तब कितना लगेगा, विदाउट एनी चेंजेस ऑफ पार्ट्स? कोई भी पार्ट नहीं चेंज होंगे। अगर आप जैसे बाहर से कराते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें अराउंड 7,000 तक का खर्चा आ जाएगा। सर्विस सेंटर में आ जाता है 6 से 7 जो कि हज़ार। कॉस्ट बाहर 2.5 से 3 हज़ार आती है। हाँ, तो ये मैं सर्विस सेंटर की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से सर्विस सेंटर में कराना सही रहता है, मेरे को तो एटलीस्ट सही लगता है, क्योंकि प्रॉपर चेकअप हो जाता है। हाँ, प्रॉपर चेकअप हो जाता सारी है चीज़ों का। और कई सारी चीज़ें होती हैं कि पार्ट्स आपको जेन्युइन मिल जाते हैं। हाँ, थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ता है, अब वो कॉस्ट फैक्टर थोड़ा बहुत चेंज तो होता ही है। तो फ्रेंड जैसा देखिए इसमें ये डिग्गी चेंज हुई थी, तो वर्क मुझे भी अच्छा लगा, कलर मैचिंग भी अच्छी थी, और सबसे अच्छी चीज़ जब कोई पार्ट चेंज होता है तो वो इस तरह नहीं आता। बट इन्होंने देखी ये आर्टिफिशियल, ये देखिए ये दब रहा है, लेकिन ये इन्होंने पेस्टिंग इसमें बना दी या इसी तरह बनी हुई आती है, ये दब रही है, यानी हार्ड नहीं है और पार्ट्स की तरह, बट ये भी इन्होंने पेस्टिंग इसमें लगाई, जिससे
इससे जल्दी कोई पकड़ नहीं पाएगा कि ये डोर चेंज हुआ है, जैसे कि हम लोग यूज्ड कार में पकड़ पाते हैं। तो ये बहुत अच्छी इनकी चीज़ है, काम भी बहुत फिनिशिंग का हुआ है। तो सर इसके इंजन के बारे में कुछ बताइए। इंजन के बारे में देखिए मुझे बहुत टेक्निकल नॉलेज तो नहीं है लेकिन 1200 सीसी का टर्बोचार्ज इंजन है। इसकी वैसे सब कुछ अच्छा है, पिकअप वगैरह आपको दिखाया था मैंने, बहुत बढ़िया है। बट थोड़ा सा मुझे लगता है अगर टाटा मोटर्स ने इंजन नॉइज़ पे थोड़ा और काम किया होता तो बेहतर रहता, क्योंकि इसी सेगमेंट में अगर आप दूसरे ब्रांड में जाएंगे इंजन नॉइज़ आपको काफ़ी कम मिलेगी इसके कंपैरिजन में। छोटा सा ड्रॉबैक है जो आप इग्नोर कर सकते हैं। सो कुछ इसके राइड कंफर्ट के लॉन्ग टूर के बारे में बताइए। अभी एक बार हम लोगों ने लॉन्ग टूर किया था नोएडा से मेहंदीपुर बालाजी, है राजस्थान में पड़ता है। करीब 450 किलोमीटर की ड्राइव थी जो नॉन स्टॉप हम लोगों ने करी थी। बात यहाँ पे मैं एक राइड कंफर्ट की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग कई सारे लोग थे। मैं था, मेरे ब्रदर इन लॉ थे, मेरी सिस्टर इन लॉ थी, मेरी वाइफ थी और हम लोगों में दोनों फैमिलीज में 3 बच्चे थे। उस टाइम पे 2 ढाई साल के थे और एक जो है 5-6 साल के थे। इतने सारे लोग इसी गाड़ी में आए थे, साथ में ओवरनाइट स्टे था तो उसका सामान भी था। ये सारा कुछ मिला के आप समझ सकते हैं पूरी लोडेड चल रही थी गाड़ी। और हम लोग नॉन स्टॉप पहुँचे। वहाँ पे पहुँचने के बाद भी हम लोगों को इतनी जान बची थी हमारे अंदर कि हम लोग गाड़ी पार्क करके होटल में सामान रख करके फिर हम वॉक करने निकल गए थे खाना खाने से पहले। और इसका एक श्रेय मैं ये भी देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक होने का एक फ़ायदा मिल जाता है कि आपको गियर चेंज नहीं करना पड़ता, क्लच नहीं दबाना पड़ता और क्रूज़ कंट्रोल बहुत काम की चीज़ है। जैसा कि फ्रेंड इसमें एक आयरा ऐप है जो कंपनी ने दी है, उसके बारे में बताएंगे। पहले तो बताइए क्या होता है उसमें। आयरा जो है ये कनेक्टेड कार ऐप का फीचर है बेसिकली। तो ये अभी आयरा जब आप ऑन करेंगे तो इसमें आप देखिए रेंज दिखा रहा है 92, मतलब जितना पेट्रोल है इसमें 92 किलोमीटर ये और चल जाएगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है लेकिन बेसिकली सेफ्टी का फीचर है। तो जैसे मैंने अभी ये गाड़ी लॉक है और अगर मैंने अभी इसको अनलॉक का कमांड दिया अपने आप अनलॉक हो जाएगी। ये देखिए अनलॉक हो गई, ठीक है। अब ऐसे ही मैं इसको लॉक भी कर सकता हूँ, कमांड एग्जीक्यूटेड आ गया। और एक इसमें आता है जियो फेंस। जियो फेंस का सेटिंग क्या है कि आप देखिए ये कहाँ पे है ये दिखा देगा अभी। अब आप इसको चाहो तो जियो फेंस कर सकता हूँ। जियो फेंस की सेटिंग ऐसी है कि आप सेटिंग करने के बाद शो जियो फेंस सेटिंग करेंगे। अब ये लोकेशन आप इसको सिलेक्ट करिए, कौन सा लोकेशन, गाड़ी का लोकेशन या मेरा लोकेशन। अभी जो कि दोनों सेम है तो इसी वजह से दोनों सेम दिखा रहा है, लेकिन आप कहीं और हैं तो ये पूछेगा कि आपकी लोकेशन पे या गाड़ी की लोकेशन पे। आप कोई एक, अब जैसे कार्स लोकेशन किया मैंने, कार्स लोकेशन करने के बाद ये पूछेगा कि कितने किलोमीटर का रेडियस सेट करना है। जैसे अभी 1 किलोमीटर का रेडियस सेट है, 10, 30, 50 आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। आपने किलोमीटर का रेडियस सेट किया, उतने किलोमीटर के बाहर जैसे ही जाएगी ये आपको आपके फ़ोन पे अलर्ट दे देगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आपने मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये कुछ गड़बड़ हो गई, चोरी हो गई है गाड़ी, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, तो आप सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे इमोबिलाइज माई कार का एक ऑप्शन है। अगर आप इसको करेंगे और मैं येस कर दूं तो अभी मेरी कार का इंजन जो है डिसेबल हो जाएगा और अगर कोई मेरी गाड़ी लेके भागा है तो गाड़ी लेके आगे नहीं जा अपनी चाबी से भी नहीं चालू होगी। मेरी चाबी से भी वो नहीं चालू होगी। सर्विस सेंटर से बुलाना पड़ेगा टो करा के। जब ये सिस्टम रीसेट किया जाएगा, दूसरा आयरा का डिवाइस लगेगा, तब जाके वो वापस से शुरू अच्छा, फिर अगर आपने कर दिया तो फिर वो चालू ही नहीं होगी। चालू ही नहीं होगी, वो लेके वो वहाँ खड़ा हो जाएगा। अनलेस वो टो करा के ले जाए आपकी गाड़ी को, अच्छा। तभी ले जा सकता है, वरना आपकी गाड़ी चला के नहीं ले जा सकता वो कहीं। अगर अभी आप कर देंगे तो भी फिर वो तो भी अभी हो जाएगा, तो इसीलिए मैं कर नहीं रहा हूँ। लेकिन अगर आप अभी कर देंगे तो ये यहीं इमोबिलाइज हो जाएगी और फिर इसको मैं लेके नहीं जा सकता। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे इसमें और ये कहीं भी देश विदेश कहीं देश भी बैठ के विदेश कहीं लॉक पे अनलॉक भी आप कहीं भी, ये जीपीएस से होता है। मतलब आपके इसमें एक सिम लगा हुआ है, वो सिम पे आपको रिचार्ज भी करना पड़ता है। उसका सब्सक्रिप्शन बोलते हैं इस पे। तो वो सब्सक्रिप्शन अगर आप ले लेंगे, आई थिंक 3000 का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है सालाना। वो सालाना होता है। आप 2 साल का लेना चाहते हैं तो शायद 5000 का होता है। तो उसमें आप इसको लेंगे तो वो आपका उसके थ्रू होता है, आपका जीपीआरएस से होता है। तो उसमें नियरेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, इसमें आप लाइट वगैरह जला सकते हैं। तो अभी इसमें ये अभी देखिएगा लाइट जल जाएगी। ये तब के लिए सही है जैसे आप कहीं बाहर पार्क करके भूल गए हैं कि कहाँ पार्क किया है आपने, तो आप पार्किंग के लिए लाइट ऑन कर सकते हैं। ये देखिए लाइट ऑन हो गई। आपको हॉर्न बजाना है तो हॉर्न भी बज सकता है। हॉर्न का देखते हैं, ये हो गया हॉर्न का देखते हैं। तो इस तरीके से आप हॉर्न भी बजा सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इसके अलावा एक इसमें डायग्नोस्टिक का फीचर है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें गाड़ी में कोई ख़राबी तो नहीं है, तो एक रन डायग्नोस्टिक का एक ऑप्शन होता है, इसको क्लिक करके आ सकता है। ये डायग्नोस्टिक रन करके आपको बता देगा, ये कुछ 4-5 चीज़ों के ऊपर वो बताता है कि पावर स्टीयरिंग, एयरबैग का स्टेटस, ब्रेक का स्टेटस, पावर ट्रेन का स्टेटस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सारा ठीक है या नहीं, और सर्विस कितने टाइम में ड्यू है। इसके अलावा अगर आपने किसी और को गाड़ी दी है और आप देखना चाहते हैं कि आपकी गाड़ी को लेकर वो कहाँ कहाँ गया है, तो आप इसमें ट्रिप की हिस्ट्री देख सकते हैं। तो अगर मैं ट्रिप हिस्ट्री ऑन करूँगा और अनप्लान ट्रिप्स में जाऊँगा, तो जुलाई में मेरी गाड़ी जब जहाँ से जहाँ तक गई है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। ये इनबिल्ट फीचर है, आप किसी भी मंथ का, साल में किसी भी साल का देखना चाहते हैं देख सकते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी और है जो इसमें आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स करते हैं अब हम लोग वीडियो को एंड। हो गई है शाम, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।